Okay, so हम V1 start करते हैं. So he asks us that a force of 3 newtons and 4 newtons act on an object. What is the maximum possible resultant of these two forces? तो maximum possible के लिए क्या हो सकता है कि दोनों forces एक ही direction में act कर रही हैं. So 3 newtons is acting in the same direction and 4 newtons is acting in the same direction. So the combined resultant would become a total of 7 newtons. So इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है. But let's look at the other option. वो sometimes कहता है minimum possible क्या हो सकता है. तो minimum possible तब होगा जब वो 3 newtons और 4 newtons opposite direction में apply होते हैं. So right now the resultant would be in this direction but with only 1 newtons of force. एक तो dominating की direction में होगा, जितना extra है 1 newton extra है तो उस direction में होगा ये. तो आपका जो resultant है वो इन दो forces की वजह से 1 newton से लेकर 7 न्यूटन तक हो सकता है. तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिसके अंदर वो आपसे कहता है कि मुझे बताइए कि अगर ये राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हों तो क्या होगा. राइट एंगल के वक्त उसका आप मतलब ये लेंगे दैट 4 न्यूटन इज एक्टिंग दिस वे एंड 3 न्यूटन इज एक्टिंग दिस वे. तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा दैट वाज समवेयर इन द मिडल. और वो आप जब पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाएंगे सिंपल मैथमेटिकल मेथड के तौर पे आपका आंसर 5 न्यूटन आ जाएगा. तो उस केस में इसका आंसर 5 न्यूटन भी आ सकता है. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको मैंने इस एमसीक्यू के साथ बता दी हैं. तो वेक्टर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स का पूछना चाह रहा है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट वुड यू चूज फॉर रिलेटिव मेजरमेंट्स दैट यू वांट टू मेजर. फॉर एग्जांपल अगर लेंथ 0.5 है, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, तो आप क्या चूज करेंगे. तो इसमें पहले आप लेंथ का डिसीजन ले लो. कैलिपर्स तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हमें इसमें मीटर रूल यूज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज मच हाई. अगर आप इसको देखो तो ये तकरीबन 50 centimeters बनता है, which is a very large length in comparison to what calipers can offer. तो caliper तो maximum 10 centimeter तक चला जाएगा, बहुत ज़्यादा भी अगर हुआ तो. तो दूसरा जो डिसीजन है माइक्रोमीटर और मीटर रूल, ऑफ कोर्स माइक्रोमीटर भी बेटर चॉइस. तो हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले ये देख लो दैट इट इज अ स्पीड टाइम ग्राफ. तो इसका जो ग्रेडियंट है वो हमें स्पीड बताएगा, ये मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ. और जो इसका एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमें डिस्टेंस बताएगा या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा. तो अब हम इसी के आगे डिसीजन लेते हैं कि क्या पूछता है हमसे. वो कहता है जी पैराशूट वाला ग्राफ है. जंप्स फ्रॉम द प्लेन बट डज नॉट ओपन हिज पैराशूट इमीडिएटली. वो थोड़ी देर वेट करता है. तो ये वो वाला रीजन है जब उसने पैराशूट नहीं खोला हुआ. तो अब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे आ चुका है. ए और बी के दरमियान वो टर्मिनल अप्रॉक्सीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी पे वो है ऑलरेडी. वो कहते हैं विच पॉइंट ही ओपन्स द पैराशूट. तो वो हमने देखा हुआ है कि जब पैराशूट वो खोलेगा तो इमीडिएटली डिसेलरेट करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो और सिंस वो डिसेलरेट कर रहा है तो हमारे पास ग्रेडियंट नेगेटिव आना चाहिए, शोइंग दैट इट्स स्पीड इज रिड्यूसिंग, इट्स डिक्रीजिंग. तो हमारे पास जिस पॉइंट पे उसने पैराशूट ओपन किया दैट वुड बी पॉइंट बी. जहाँ पर उसने पैराशूट खोला है तो अब उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू किया. आप देख सकते हैं कि टाइम के लिहाज से और स्पीड के लिहाज से काफ़ी कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा स्पीड लूज़ की. अगर आप देखो तो काफ़ी कम टाइम के अंदर, बिकॉज वी आर रीडिंग द टाइम एक्सिस, उसने काफ़ी कम स्पीड लूज़ की है. सो द बी ऑप्शन विल बी द बेस्ट आंसर इन दिस सर्कमस्टांसेस. क्वेश्चन 4 में देख लेते हैं. तो आपसे कहता है कि 60 kg मास है, स्टेशनरी लिफ्ट है. ये मास और लिफ्ट सिस्टम है तो आपको पता है कि इसमें मोस्ट लाइकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh का कोई ना कोई रोल होगा. बहरहाल हम देख लेते हैं. कहता है how much force does the floor and the lift on the passenger when the lift accelerates upwards at 2 meter per second square. इसमें एक चीज समझने वाली है कि अगर आप सिर्फ एक, मैं चले एक लिफ्ट बना देता हूँ. यहाँ पे एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग स्केल है और वेइंग स्केल के ऊपर आप खड़े हैं. ठीक है, जब तक तो ये जो आपकी लिफ्ट है ये मूव नहीं कर रही या एक्सेलरेट नहीं कर रही तब ये कि वेइंग स्केल सिर्फ और सिर्फ आपका अपना ही वेट मेजर करके बताएगा. ठीक है, या तो ये स्टेशनरी हो या ये एक कांस्टेंट स्पीड पर हो. तो हमें पता है कि इन दो केसेस में जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो है. यानी जितनी पुलिंग फोर्सेस हैं उतनी ही स्टॉपिंग फोर्सेस हैं. तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मौजूद नहीं. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि अगर तो ये एक्सेलरेट भी कर रहा होता तो फिर क्या होता. अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स तो उसके काउंटर एक्टिंग एक नीचे भी फोर्स लगेगी जो कि वेइंग स्केल एक्सपीरियंस करेगा. अब वो यही कहते हैं कि वेइंग स्केल के ऊपर क्या नजर आएगा, हाउ मच फोर्स
डज द फ्लोर एक्सपीरियंस, फ्लोर को कितनी फोर्स ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की तरह लगानी पड़ेगी ताकि वो ये दोनों काम बैलेंस कर सके या उनको कॉम्पनसेट कर सके या उनका वो काम अचीव कर सके। तो ना सिर्फ इसने फ्लोर ने ना सिर्फ बंदे को उठा के रखना है या उसकी फोर्स प्रोवाइड करनी है, उसके साथ ये जो अब न्यू एक्सेलरेशन ऐड हो गई है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसने जितनी एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फर्श को एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी उसको वो भी देनी पड़ेगी। तो ये तो अब हमें पता चल चुका है क्योंकि सवाल के अंदर 10 है। आप एक चीज़ का ख्याल रखें, अब आपके तमाम पेपर्स में 9.8 इस्तेमाल होगा, लेकिन क्योंकि इस एमसीक्यू में उसने खुद कह दिया कि आप 10 ले लें तो अब हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये 60 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस दोबारा से 60 और ये जो न्यू एक्सेलरेशन है जिस पर लिफ्ट चल रही है, तो लिफ्ट के फ्लोर को 600 प्लस 120 न्यूटन्स विच इज 720 न्यूटन्स, लिफ्ट के फ्लोर को ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो अगर ये उसका फ्लोर है तो फ्लोर के ऊपर जो है वो ना सिर्फ 600 न्यूटन फोर्स लग रही है बट उसके ऊपर एक एक्सेलरेटिंग फोर्स भी है जो कि मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो एक फोर्स ऊपर लग रही है, उसी के काउंटर एक्टिंग न्यूटन थर्ड लॉ फर्श पे भी एक्सपीरियंस होगा व्हिच इज 120। तो टोटल जो इसका फ्लोर है लिफ्ट का उसको 720 प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट विल बी 720 न्यूटन। इसी तरह आगे चलते हैं। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें जब भी वो आपसे पूछे रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, तो वो हमेशा ऑप्शन ए बनती है। इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, इस पर टाइम ज़ाया करने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, ऑप्शन सी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वैसे तो इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। टेंजेंशियल क्यों? बिकॉज इसका 90 डिग्री का एंगल बनता है फोर्स के साथ। ये वो ऑप्शन तब आपसे पूछेगा या इसके बारे में तब आपसे डिस्कस करेगा जब आपसे कहेगा कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक ही डायरेक्शन में है, अगर ये फोर्स बाय एनी चांस बाय एनी मींस अगर ख़त्म हो जाए तो फिर ये मून या ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, तो फिर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। और आमतौर पर ये सवाल तब पूछता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल और आपने स्ट्रिंग के साथ कोई पत्थर अटैच किया हुआ और आप उसको अपने अबव अपने सर के ऊपर जो है आप उसको स्विंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये स्विंग कर रहे हैं आप इसे, तो अगर ये रस्सी टूट जाए तो किधर जाएगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, जहां पर भी वो है। इसी तरह कार स्कीडिंग में पूछ लेता है कि अगर गाड़ी की सड़क पे पानी है और गाड़ी टर्न लेना चाह रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स इनफ नहीं है तो वो फ्रिक्शन लेस है या फ्रिक्शन कम हो गई है, तो फिर वो किधर जाएगी? स्किड करने के बाद किधर जाएगी? तो इट विल ऑलवेज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, तो इसके ऊपर ज्यादा सोचने की और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम मास वेट डेंसिटी। वो आपसे सिंपल डेंसिटी पूछ रहा है। अच्छा, और एक और चीज देखें कि तमाम ऑप्शंस की जो यूनिट्स हैं वो ग्राम्स पर सीएम क्यूब में है। इसका मतलब है कि मुझे कोई केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है और सीएम क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत इसको नहीं है। सो आई विल सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास उसने हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम भी उसने डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। मास हमें इन रीडिंग से पता चलेगा और हम इनकी रीडिंग से पता करेंगे कि कितना डिफरेंस है। तो राइट नाउ माय मास ओवर वॉल्यूम इज एक्चुअली 92.5 माइनस 55, ठीक है जी। और वॉल्यूम अगर आप देखो तो यहाँ पर वॉल्यूम इस जगह पर 35 है। इस तरह कभी भी अगर आप स्केल पढ़ें तो अगली रीडिंग मेंटली कैलकुलेट करके देख लिया करें कि अगर ये मैंने 30 काउंट किया है, ये 35 है, तो क्या आगे 40 जो कि एग्जामिनर ने लिखा है वो आता है या नहीं आता। तो वॉल्यूम जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज V2 एंड दिस इज V1 विच इज 20। तो बजाय के इसके कि आप इसको डायरेक्टली लिख लें, मैं सेपरेट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्टली करना चाहता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब आप इसको करके देख सकते हैं। सो 92.5 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 20, यहाँ आंसर जी 2.5 आता है, ठीक है। ये मैं 2.5 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2.5 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। आप देखें मैंने मास की यूनिट चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले सवाल को समझ लें वो क्या करना चाहता है। वो इसको टॉपल ओवर करना चाहता है कि मैं एफ कितनी फोर्स लगाऊं कि ये गिर जाए। ये टावर है, कुछ भी है, ये गिर जाए, कितनी फोर्स लगाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको समझनी पड़ेगी। वो इस तरह से है कि अगर आप देखो तो हमारे पास जो इस सिस्टम का पिवट बनेगा वो पी है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ के साथ जो डिस्टेंस बन रहा है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए विद 90 डिग्री एंगल्स, दैट इज 40।
तो सबसे पहले तो ये आप एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो फिगर आउट करो कि दैट इज f मल्टीप्लाइड बाय 40। ये फिगर आउट हो गया। इसको रोकने वाला कौन है, हु इज ट्राइंग टू स्टॉप इट, और कौन इसको रोकने की कोशिश करेगा, दैट इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। वेट ही है जो उसको गिरने नहीं दे रहा, लेकिन किस तरह से। अब अगर मैं वेट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखूं तो वो इस तरह से है, एंड क्योंकि ये सेंटर पर है तो मेरे पास ये जो टोटल डायमेंशन बनेगी दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा मैं एडवांस करूं तो आपको इस तरह से नजर आना चाहिए कि ये हमारे पास टॉपल ओवर होने की कंडीशन के करीब है। तो यहाँ पर लेट से फॉर एग्जांपल कहीं वेट है, तो यहाँ पर अगर इस तरह मैं देखूं तो पिवट के राइट साइड पर है, तो अब ये टॉपल कर जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कम टॉपल करता, इसे थोड़ा सा कम इसको हम एंगल देते, तो उस केस में क्या होता कि वेट जो है वो पिवट से लेफ्ट तरफ आता, तो ये दोबारा वापस आ जाता। ठीक है। लेकिन अगर आप वेट का कंपोनेंट पिवट से आगे ले जाएंगे तो मोस्ट डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाएगा पिवट से, विच विल कॉज इट टू टॉपल ओवर। तो हम उससे बचना चाह रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि हम उस वही एक फैक्टर है जो कि इसको रोक रहा है इस वक्त कि ये टॉपल ना करे। तो हमारे पास जो ब्लू वाला कंपोनेंट है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है, दैट वुड बी 50 न्यूटन्स मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है। तो इन दोनों को फिर हम इक्वेट कर देंगे। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 जो उसके वेट की वजह से है, f मल्टीप्लाई बाय 40 जो कि हम लगाना चाह रहे हैं। तो जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो 5 न्यूटन निकल आती है कि आप कम से कम इतनी फोर्स आपको लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये रोटेट नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सिंपल जो है अरेंजमेंट इज द सेंटर ऑफ मास द लोएस्ट। स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है जिसमें पता है बेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास एज लो एज लो पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें अगर हम सारी ऑप्शंस को देखें तो वो कहता है कि जी विथ फेस एक्स ऑन द टेबल, विथ फेस वाई ऑन द टेबल। ये सिर्फ ये बात है कि आप किस ओरिएंटेशन में उसको फ्लोर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास लोएस्ट होगा। देखिए अगर आप फेस एक्स वाली साइड से रखते हैं तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, बिकॉज आई कैन सी दैट क्लियरली कि हमारे पास जो फेस वाई है दैट इज अ बिट लार्जर देन दिस फेस एक्स। ठीक है। फेस एक्स छोटा है, इसका मतलब है कि ये बेस एरिया, ठीक है, और ये ज्यादा है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा। मोस्ट लाइकली फेस वाई की फॉर्म में रखेंगे या उस शेप में रखेंगे विच विल लुक लाइक द वन दैट इज राइट नाउ, तो सेंटर ऑफ मास उसके मुकाबले में नीचे होगा। और अगर आप इसका कंपैरिजन कर लो कि अगर ये फ्लोर है तो फ्लोर से इसकी हाइट ज्यादा है लेकिन फ्लोर से इसकी हाइट थोड़ी कम है। अगर आप इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड भी करो तो ये वाला थोड़ा सा ऊंचा है, तो हम y को कंसिडर करेंगे। सो मोस्ट लाइकली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन सी और डी को भी एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या है। वो कहते हैं फेस एक्स, फेस एक्स को तो हम बिल्कुल नहीं सिलेक्ट कर रहे। फेस वाई की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एंड द हैवी वेट अटैच सेंट्रली ऑन टॉप ऑफ द ब्लॉक। वो कहते हैं कि जी इस ब्लॉक के टॉप के ऊपर आप एक मैस रख दें। अगर आप ये करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मैस ऊपर चला जाएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मैस इज क्लोजर टू द हैवियर साइड। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिस जो है हमारी गलत हो जाएगी। तो हम फिर ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज द बेस्ट आंसर राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम डिफॉर्मेशन, हुक्स लॉ वाले क्वेश्चन चैप्टर में से है, और इसमें हम बड़ा इजीली इसका एक आंसर सिलेक्ट करते हैं। वो आपसे कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ पर है, तो वो हमारे पास कर्व से पहले, अब ये कर्व है हमारे पास, कर्व से पहले जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो ऑप्शन सी बन रहा है। बी को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इज टू फार अवे फ्रॉम दिस, लेकिन अगर सी ऑप्शन गिवन ना होती तो फिर हमें बी ही सिलेक्ट करना पड़ता। अच्छा, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है क्या? इट इज सिंपल प्योरली मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल पॉइंट है, मैथमेटिकल बात है कि प्रोपोर्शनैलिटी हुक्स लॉ की ये है कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास करनी चाहिए। तो f इक्वल्स टू के ई हमारी इक्वेशन बन जाती है, समटाइम्स के एक्स भी लिखा होता है। तो सिंपल सिर्फ इतनी सी बात है कि कब तक आप ये स्ट्रेट लाइन का ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग कैन यू फॉलो दिस, कितनी देर तक कर सकते हैं, दैट इज योर लिमिट, कहाँ तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सी के बाद अगर मैं देखूँ तो लाइन कर्व हो रही है, टिल्ट हो रही है, इट इज डिविएटिंग अवे फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज कमिंग फ्रॉम हुक्स लॉ। और ये सिंपल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन की बात है। क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो सी पॉइंट इसका है नहीं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स ही बचेगा, विच इज एक्चुअली हुक्स लॉ की मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। तो कब उसने डिविएट किया है, तो ऑप्शन सी पे हमें लगता है कि उसने डिविएट किया, और उसके शॉर्टकट बच्चे ये निकाल लेते हैं कि आप इसको सोचेंगे कि ये कर्व से पहले वाला पॉइंट है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। अगेन हुक्स लॉ डिफॉर्मेशन में से है, वो आपको कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब वो आपसे, अच्छा एक चीज़ का याद रखें, लेंथ और एक्सटेंशन में फ़र्क होता है। लेंथ टोटल होती है, एक्सटेंशन वो डिफरेंस होता है कि कितना फ़र्क पड़ गया। मैं इसी की डायग्राम साथ साथ बनाता हूँ ताकि आपको लेंथ और एक्सटेंशन का लफ्ज़ समझ आए कि ये इनका मतलब क्या है। लेट्स से दिस इज आवर सीलिंग जिसके ऊपर हमने ये सारा सिस्टम हैंग किया हुआ, रीटॉट स्टैंड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हमने स्प्रिंग के साथ एक हुक अभी लगाई, पर वो क्योंकि कह रहे हैं अनस्ट्रेच्ड है, तो मोस्ट लाइकली दिस वुड बी राइट नाउ अंडर दिस सर्कमस्टांसेस 30 सेंटीमीटर। ये उसकी जो पहली बात है, मैंने उसको फुलफिल किया है। कहते हैं 6 न्यूटन का लोड हमने किया है, द स्प्रिंग इज नाउ 66, यानी मैं इसी स्प्रिंग के ऊपर अगर इसके ऊपर 6 न्यूटन का लोड लगा दूंगा, तो आज इसकी टोटल लेंथ जो है वो 66 सेंटीमीटर बन रही है। अब बार बार देखें, वो लेंथ का वर्ड यूज कर रहा है, एक्सटेंशन का वर्ड यूज नहीं कर रहा। 6 न्यूटन इज लोड इज रिमूव्ड एंड द स्प्रिंग इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद उसने कहा कि मैं 2 न्यूटन का लोड हैंग किया है, व्हाट इज द न्यू लेंथ। एक्सटेंशन नहीं कहा उसने, लेंथ की बात की है। तो अब वो कह रहा है कि अब न्यू सर्कमस्टांसेस में जब मैंने उसके ऊपर 6 न्यूटन की बजाय 2 न्यूटन लगाया है, तो कितनी लेंथ है अब उसकी, ये है आपका क्वेश्चन। आप इसको दो तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लें, उसके बाद सवाल सॉल्व करें। तो अगर आप वो निकालना चाहते तो दैट वुड हैव बीन एफ इक्वल्स टू के एक्स। तो 6 माइनस जीरो, यानी 6 न्यूटन्स माइनस 0 न्यूटन्स इक्वल्स टू के टाइम्स 66 माइनस 30। 66 माइनस 30, तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब आप एक और चीज देखो कि जो फोर्स ली है उसी का लेंथ हम पिक कर रहे हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर आप केस में निकालोगे तो 6 डिवाइडेड बाय 66 माइनस 30। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा कैलकुलेटर पे। आमतौर पे हम आंसर फ्रैक्शन में नहीं देते, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स कीप दिस इन फ्रैक्शन, ताकि आगे आने वाली लेंथ में हमें इशू ना हो, टोटल कंप्लीट कैलकुलेशन हो जाए हमारे पास। वरना कोई कंपल्सन नहीं है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप दोबारा इसके ऊपर ये एफ इज इक्वल टू के एक्स अप्लाई करें, एफ इक्वल्स टू के एक्स। लेकिन याद रखें ये एक्सटेंशन है, तो आपको 2 न्यूटन अप्लाई करने के बाद 1/6 के स्प्रिंग कांस्टेंट होता, तो आपको एक्सटेंशन पता चलेगी कि अगर आप 2 न्यूटन की फोर्स लगाते तो ओरिजिनल के मुकाबले में अब और एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा। यानी आप ये x निकाला है आपने 12, लेकिन क्योंकि वो लेंथ पूछ रहा है तो मुझे टोटल बतानी पड़ेगी, विच वुड दिस केस इन दिस केस वुड बी 30 प्लस 12 विच इज 42। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन सी बन रहा है। इसमें आप एक और टेक्निक भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप डायरेक्टली भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एंड दैट वुड बी के, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये दो सिचुएशंस हैं, ठीक है, तो लेकिन उसमें फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट अननोन हो जाता है। उसके लिए ये है कि आप एफ स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें ये होता है कि आप को ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। सो दैट वुड बी 6 माइनस 2 इक्वल्स टू के विच इज 1/6, ठीक है, इनटू चेंज इन लेंथ। तो 66 माइनस दिस एल जो आप निकालना चाह रहे थे। तो यहाँ पे फिर देख लें कि 6 के लिए मैंने पहले 66 रखा, यानी 6 न्यूटन पे 66, और 2 के ऊपर मैंने एल को रखा जो कि हमें नहीं पता। अब यहाँ पे अलजबरा की मिस्टेक आप करते हैं, आंसर आपका फिर 42 ही आना है। वर्क विद द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो विद द ग्रेटेस्ट पावर जो है 10 सेकेंड्स में 1 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन के लिए हमारे पास अगर टाइम देखें तो टाइम तो गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई टाइम। अब आप देखो टाइम 10 सेकेंड्स है, आपके हर सिचुएशन में आप 10 सेकेंड्स पुट करोगे, डी की जगह वन आ जाएगा, और एफ हर सिचुएशन का अलग से गिवन है आपको, ठीक है। एफ इज गिवन टू यू। लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला टू ऑल सिचुएशंस एंड सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो वैसे तो सॉल्व किए बगैर भी आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो f मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10 ये तो सबके लिए सेम है, यानी d और t तो सबके लिए सेम है, फर्क किससे पड़ेगा, f से। तो ग्रेटेस्ट पावर चाहिए तो लार्जेस्ट फोर्स आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मोस्ट लाइकली आंसर ऑप्शन ए बनना चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
So this will be 12 multiplied by 1 divided by 10. This will be 8 multiplied by 1 divided by 10. This will be 4 multiplied by 1 divided by 10. This will be 10 multiplied by 1 divided by 10. इसका आंसर आ जाएगा 1 watts. इसका आंसर आ जाएगा 0.4 watts. इसका 0.8 watts. इसका 1.2 watts. तो आप सॉल्व कर भी लेते तो आंसर ए ही आना था, लेकिन टाइम सेविंग भी आपको मैंने बताई है क्योंकि बाकी फैक्टर सेम है डी और टी, तो सिर्फ ग्रेटेस्ट एफ ही डिसीजन लेके आपको दे सकता है। 15th एमसीक्यू को देखते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। तो एफिशिएंसी के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक एफिशिएंसी वाला मॉडल बना लो कि इनपुट और आउटपुट पे क्या होगा। ठीक है, वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द केटल 600 किलो जाउल्स। इसमें से हमने इसको इनपुट पे 600 किलो जाउल्स प्रोवाइड किए हैं। वो कहते हैं 45 इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग विच इज अगेन अ वेस्टेड प्रोडक्ट। आपके पास तो नहीं आई। 15 किलो जाउल इज यूज टू हीट द केसिंग ऑफ द केटल। अगेन आप लिक्विड को हीट करना चाह रहे थे लेकिन उसने केटल को हीट कर दिया। दिस विल अगेन बी काउंटेड एज वेस्टेड। वो चीज़ आपके काम नहीं आई, तो मैं वेस्टेड प्रोडक्ट में 45 प्लस 15 लिख रहा हूँ विच इज गोइंग टू बी 60 किलो जाउल्स। तो अगर 60 किलो जाउल्स आपने वेस्ट कर दिए तो सक्सेसफुली आपके पास तकरीबन 540 किलो जाउल्स वाटर को मिल चुके हैं, या जो भी लिक्विड अंदर इसको आप गर्म कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज योर यूजफुल आउटपुट। आपके काम क्या एनर्जी गई और आपने स्पेंड क्या किया था, आपने खर्च क्या किया था। तो दैट वुड बी 540 किलो जाउल। में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि किलो जाउल दोनों के लिए सेम है, तो वो कैंसिल हो जाना इवेंचुअली, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओवर दैट। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 540 डिवाइडेड बाय 600 के साथ 100 से मल्टीप्लाई ना भी करें तो आपके पास आंसर 90% आता है। परसेंट को ख़त्म कर देंगे तो 0.9 बन जाएगा विच इज़ योर आंसर बी राइट नाउ। सो 15 का आंसर बी है। 16 पे चलते हैं। हाउ इज हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का हमें पता है कि एक ही आंसर होता है और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज़ ओनली रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेंशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। 17 इज अगेन योर मेमोरी टेस्ट कि आपको डल ब्लैक सरफेस का, शाइनी वाइट सरफेसेस का, और आपको ये बात याद है या नहीं कि कौन सी ज़्यादा रेडिएशन करती है सरफेस और कौन सी रेडिएशन कम करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि नियर विच फेस डज द थर्मोमीटर रीड द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर। ग्रेटेस्ट टेम्परेचर वहीं पर आना है जहाँ पे रेडिएशन सबसे ज़्यादा है। जो साइड कम रेडिएट कर रही है उसके ऊपर आप थर्मोमीटर ले भी जाएंगे तो वो रेडिएशन रीड नहीं करेगा। तो हाईएस्ट रेडिएशन सबसे पहले तो हमें पता है कि ब्लैक सरफेस होनी चाहिए। ठीक है जी, ये ब्लैक सरफेस पे ही हो सकता है, वाइट का ये काम नहीं है। वाइट इज अ बैड इमिटर। और दूसरा जो है, हमें टेक्सचर का पता होना चाहिए कि कौन सा टेक्सचर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर एंड बेस्ट इमिटर। बट दैट इज अ डल सरफेस। शाइनी का मसला है कि रिफ्लेक्टिव होती है, अब्जॉर्प्शन भी देर से करेगी और इमिशन भी देर से करेगी। तो हमारे पास डल ब्लैक इज द फास्टेस्ट रेडिएशन और फास्ट रेडिएटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। आमतौर पर इसमें आप लोग लिख कर आते हो कि रेडिएशन ऑफ हीट, नहीं, ये बात गलत है। आप इंफ्रारेड रेडिएशन लिखोगे कि इट इज रेडिएटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। उसमें वो आपसे कहता है कि स्टीम है 110 पे, कंडेंसेस ऑन सरफेस, ये यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट है। ठीक है जी, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होगा कि ये गैस से लिक्विड बना है, और क्योंकि स्टीम है तो वाटर की बात कर रहे हैं। तो पहले 110 के ऊपर आपके पास गैस है, फिर 100 पे भी गैस है, उसके बाद लिक्विड बनेगा स्टिल 100 पर, और उसके बाद जो है वाटर ड्रॉपलेट्स अगर बने हैं तो वो अब इस स्टेज पर है, लिक्विड एट 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एम सी डेल्टा टी वाली स्टेज है और ये हमारे पास एम एल चेंज ऑफ स्टेट वाली स्टेज है। बहरहाल देख लेते हैं वो क्या कहता है। तो इसमें कहते हैं व्हाट हैपेंस आफ्टर द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस, द मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। स्लो डाउन वाली बात ठीक है बिकॉज उनका टेम्परेचर कम होगा, यानी 110 से कम होकर 100 पे आएगा तो ही कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो स्लो डाउन वाली बात तो ठीक है, सही। एंड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करते तो वो मजीद हीट अप हो जाते, दे वुड हैव गेन्ड एनर्जी, दे वुड हैव इंक्रीज देयर टेम्परेचर, या वो ज्यादा टेम्परेचर पे स्पीड पे चले जाते। तो ये बात तो उसने गलत कर दी। दूसरी बात, इमिट एनर्जी, ये बात ठीक है, इमिट एनर्जी करेंगे तो ही कूल डाउन होंगे। ठीक है, 110 से कूल डाउन होके 100 पे आना और अब गैस से फिर लिक्विड बनना, तो जब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे टू द सराउंडिंग, इमिट नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। अब जो ऑप्शन सी और डी है उसमें कहते हैं दे स्टे एट द सेम स्पीड, ये बात गलत है।
हमें पता है कि किनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू किनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर क्योंकि चेंज हो रहा है तो किनेटिक एनर्जी भी चेंज होनी चाहिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हाई टेम्परेचर पे हाई किनेटिक एनर्जी, लो टेम्परेचर पे लो किनेटिक एनर्जी। तो इसलिए सी और डी को हम चेक नहीं करेंगे। द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 21 को देखते हैं। Which list shows the state of matter in order of expansion? Expansion के लिए ज़रूरी है kinetic model of matter के लिए कि intermolecular forces weak हैं या strong हैं। जितनी उनकी dominance होगी उतना वो expand करवाने की permission दे देंगी, नहीं तो नहीं देंगी। और इसमें memory से याद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। reason तो इसमें forces intermolecular forces ही है। सॉलिड में क्योंकि फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो आप हीट दे भी देंगे, एजिटेटेड होंगे, वाइब्रेशन फास्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, विच गिव्स देम द सॉलिड स्ट्रक्चर दैट दे ऑलरेडी हैव। उसी वजह से वो सॉलिड स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए हैं। तो सॉलिड तो हमारे पास स्मॉलेस्ट एक्सपेंशन देगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे कम किसकी है, तो सॉलिड की होनी चाहिए। और फिर मैं लास्ट की बात करूंगा, वीकेस्ट किस में, बॉन्ड्स गैस में, तभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए तो वो काफी ज्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो वन होल्डिंग देम बैक फ्रॉम मूविंग रैंडमली और हैप्पैज़र्डली थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। देयर इज डिफरेंस ऑफ बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, और इसमें वो कहता है बबल्स थ्रू आउट। बिल्कुल जी, बॉइलिंग के लिए बबल्स तो होते हैं, occurs at any temperature, ये बात गलत है। ये evaporation के लिए, बॉइलिंग सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है when the bonds are about to be broken down। अब evaporation के लिए वो आपसे कहता है कि only occurs at one temperature, no, it occurs throughout at any temperature, this definitely produces cooling। तो मोस्ट कॉमन आंसर हमारे पास ऑप्शन 22 का बी है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। Question number 23, a hairdresser used to blow air across the surface of water in a beaker so that the water evaporates faster, या जो भी है। What increases the rate of evaporation in this? वो आपसे वजह पूछ रहा है कि अगर आप हवा ब्लो करते हैं या हवा तेज चलती है तो रेट ऑफ evaporation ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो इसमें आपके पास अगर हम देखें तो रेट ऑफ evaporation डिक्रीज तो नहीं हो सकता, इंक्रीज ज़रूर होता है, क्योंकि हमें बाय मेमोरी याद है कि रेट ऑफ evaporation इंक्रीज होना चाहिए। अब उसका रीज़न देख लेते हैं। वो कहते हैं जी, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर बाय यूजिंग वाइडर बीकर। व्हाट इंक्रीजेज द रेट ऑफ evaporation? तो वो कहते हैं कि इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो मोस्ट डेफिनेटली evaporation बढ़ जाएगी। बिसाइड उसने इस क्वेश्चन में पूछा ये कि आप बजाय इसके हवा चलाने के और क्या फैक्टर कर सकते थे, तो हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। अब ये क्वेश्चन का आपको लाइट का आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप नॉर्मल बनाते हैं दोनों जगह पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और उसके बाद आप अपने एंगल्स सॉर्ट आउट कर लो। ये 45 है, ये 90 पे होता है, तो फिर ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। और इसी तरह मैथ्स की ज्योमेट्री के हिसाब से अगर आप देखो तो वो आपको इसमें कहता है कि ये दोनों मिरर पैरेलल हैं। तो अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस चल रही हैं तो जो आप उसमें लाइन लगाते हो, आपको इंक्लूडेड एंगल्स एक्सक्लूडेड एंगल्स का पता है कि जो ये एंगल है वो ये एंगल बनता है, और अगर आप आउटर साइड वाला देख लो तो जो ये एंगल है वो ये वाला बनना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में तो ये भी 45, ये सारे 45 के एंगल्स हैं। इसमें अब अगर आप सारी ऑप्शंस को फिट करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें ठीक निकलेगी। वो कहता है जी द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर इज 45। तो पी क्यू एंड क्यू आर, इसमें आर ये इज 45। 45 तो नहीं है, पी क्यू और क्यू आर में 90 का एंगल है, 45 तो नहीं है। तो इस तरह आप सारी ऑप्शंस ट्राई करते जाओगे तो आपका जो आंसर करेक्ट आएगा 24 का, दैट इज ऑप्शन डी। 25 पे चलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, और जो डायग्राम इस वक्त बनी हुई है, इट लुक्स लाइक दैट दिस इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। डायग्राम शोज टू पाथ, ठीक है जी, टू एन आई, आंख यहाँ पे बनी हुई इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दिस इज मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ, आप कह सकते हैं जो मैग्निफिकेशन वाला जो ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको अगर आप याद कर लें तो बेहतर है। उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपने फोकल पॉइंट से ऑब्जेक्ट आगे रखना होता है। तो अगर आप आगे रखेंगे तो फिर आपको ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज है वो इस तरह से मतलब जनरेट होती हैं कि वो आगे इस तरफ कन्वर्ज नहीं करेंगी, वो पीछे की तरफ कन्वर्ज करती हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं बन रहा होगा इस वक्त,
So this is your object right now. ठीक है, sorry, object नहीं, image. So this is your image right now, which is much larger, most definitely, and upright. Upright का मतलब है कि arrow अगर object का ऊपर था तो image का भी ऊपर ही है. तो upright है और larger है, smaller तो नहीं है बिल्कुल भी. तो most common answer जो है हमारे पास 25 का, that is option B. ठीक है, इसको आप कॉपी पे भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आप एक लेंस बनाते हो, फोकल पॉइंट दोनों तरफ सेम कर लो और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो. जो रूल्स हमने सीखे हैं उनको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मजबूरन इसको पीछे की तरफ ही कन्वर्ज करना पड़ता है, आगे की तरफ कन्वर्ज नहीं होती. 26 के लिए आपको मेमोरी बेस्ड कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिगो. तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा. तो रेड की जो वेवलेंथ है दैट इज 700 नैनोमीटर्स, वायलेट की जो है दैट इज 400 नैनोमीटर्स. तो इसमें 50-50 का गैप आप डालते जाएंगे तो बाकी कलर्स आ जाते हैं. तो अगर हम देखें इंक्रीजिंग वेवलेंथ तो वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है. तो हम वायलेट के फौरन बाद देखेंगे तो हमारे पास इंडिगो है. ठीक है, इंडिगो के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ब्लू आ जाता है. अब इंडिगो इन ऑप्शंस में तो नहीं है बट हम उसको छोड़ देते हैं. ब्लू आ जाता है तो ब्लू पहली दो ऑप्शंस में है. उसके बाद ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन दो ऑप्शंस में है. उसके बाद येलो आना चाहिए, ऑरेंज बाद में आता है, पहले येलो आता है. तो फिर बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा 26 का. मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, इन वेवलेंथ्स को याद कर लें, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए. क्वेश्चन 27 है, उसमें आपसे कहता है कि विच टाइप ऑफ वेव, क्योंकि ये हमारे पास साउंड वेव है तो इट इज सपोज टू बी लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, और वो कहते हैं एक्स पर क्या है, पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर हैं तो दिस इज अ कंप्रेशन फेज, और ये जो पार्टिकल जहाँ पे दूर हैं दिस इज अ रिफ्रैक्शन फेज या रेयरफैक्शन, सॉरी. ठीक है, तो मोस्ट जो प्रोबेबल आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 27 का बनेगा दैट इज ऑप्शन ए आंसर. 28, ये इसके ऊपर काफ़ी जो लोग हैं वो स्टक हो जाते हैं. मैं इस पर पहले भी एक टेक्निक शेयर कर चुका हूँ, आंसर टू क्वेश्चन. अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इसको भी देख सकते हैं. जो इसका जो प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो ये होगा. देखें, जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसने इस तरफ भी ट्रैवल करना है और एको होने के बाद उसने वापस आना है. इसी तरह इस साउंड ने इधर भी जाना है और एको होके वापस आना है. मैं दोनों साइड्स को डिफरेंट कलर कोड्स के साथ सॉल्व कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन में समझ आ जाए. तो अगर यहाँ पर हम टाइम निकालते कि ये वाली साउंड कितनी देर में रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, तो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला. टाइम को सब्जेक्ट बना लिया, स्पीड नीचे आ गई. स्पीड हमें उसने पूछी हुई है तो वो अभी हम नहीं निकाल सकते. सो खैर डिस्टेंस देखें तो 200 उसको मीटर्स जाने में लगेंगे और 200 मीटर्स उसको वापस आने में लगेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बिकम 400 मीटर्स, जिसको आप आमतौर पे एको वाले सवाल में स्पीड इक्वल टू 2d/t भी लिखते हो. वो 2 इस जगह से आता है कि उस साउंड को 2 दफ़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. खैर 400 डिवाइडेड बाय s, ये राइट साइड वाला टाइम आ गया हमारे पास. और अगर यहाँ पर आ जाएं तो इस 50 मीटर उसने जाना है, 50 मीटर वापस आना है. तो दिस टाइम, लेट्स कॉल दिस टाइम t2 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय s, लेट्स कॉल दिस t1. वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान ये जो ही हियर्स द फर्स्ट एको, फर्स्ट एको कहाँ से आनी है उसको, P वाली साइड से, क्योंकि वो क्लोजर है, शॉर्टर डिस्टेंस है. इज 1 सेकेंड लेटर दैट ही हियर्स फ्रॉम द एको फ्रॉम बिल्डिंग Q. ठीक है, कि दूसरी साइड से जो आ रही है दैट इज लेस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम डिफरेंस जो होगा दैट वुड बी t1 माइनस t2. दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 सेकेंड का है, तो उसको आप 1 कर दें. और टाइम के लिए आपने इक्वेशंस बनाई हुई थी विच वर 400 डिवाइडेड बाय s माइनस 100 डिवाइडेड बाय s विच इज इक्वल टू 1. अब आप एलसीएम ले भी लो तो s बनेगा, उस इस राइट साइड पर जाएगा तो s बन जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 400 माइनस 100 इक्वल टू s, तो s इक्वल्स टू 300. ठीक है, तो आपका जो आंसर है इसमें दैट इज ऑप्शन बी. अब देखें, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चों ने याद किया तो आंसर सॉल्व नहीं हो रहा था तो 330 भी दिया हुआ है. तो इससे प्लीज खुद देख लीजिए रिवर्स साइकोलॉजी के साथ कि वो खुद आंसर दे रहा है, तो देयर मस्ट बी सम वर्किंग दैट इज स्टिल मिसिंग. अच्छा, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो आप क्या करते, आप खुद से हर जगह सारी ऑप्शंस को फिट करके देख लेते. ठीक है, यानी अगर इस ऑप्शन को सॉल्व करना होता तो आप क्या करते, 400 डिवाइडेड बाय 250 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 250. ये वही फॉर्मूला है जिसमें हम बार बार हर ऑप्शन का s पुट करके देखेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर 1 आता है या नहीं, क्योंकि टाइम डिफरेंस का आंसर 1 आना चाहिए था. तो इस तरह से आप आंसर टू क्वेश्चन जाकर भी चेक कर सकते थे. तो ये आपके पास 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 330 आ जाता
और ये 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 500 आ जाता। अब दोनों के लिए टाइम चेक कर लेते हैं, सबके लिए, तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन इस पर टाइम ज़्यादा लगता है तो आप ये टेक्निक ऐड करिए, इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या हैं? और पहले ही बड़ा बेसिक सा हमारा जो यूज़ है दैट इज़ क्लीनिंग ज्वेलरी, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ऑप्टिकल फाइबर, सन बेड्स। ये बेटा यू जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये उनके यूजेस हैं आपके पास। ठीक है, जिसमें सन बेड जो है वो अल्ट्रावायलेट के साथ है, और इसी तरह आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो लाइट के साथ हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज क्लोज टू प्लेट। ठीक है जी, मेटल सफेयर है, अनचार्ज था पहले, इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल इन नंबर हैं, सारे बराबर हैं। वो कहता है कि जब आप इसके पास ले आएंगे तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होनी चाहिए कि हमारे पास नेगेटिव चार्जेस विल बी क्लोजर टू द पॉजिटिव रॉड एंड पॉजिटिव चार्जेस विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन देयर ओन फिक्स पोजीशन। पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पे खड़े हैं, तो हमारे पास मोस्ट लाइकली ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। याद रखें, ये नेगेटिव चार्जेस इन्हीं के पास थे पहले, जो कि पॉजिटिव रॉड की वजह से अट्रैक्ट होकर इस साइड पर आए हैं, लीविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से नहीं हिलता, उसका नेगेटिव चार्ज इज स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम इट्स लोकेशन। 31 को देख लेते हैं। 31 के अंदर हमारे पास वो कहता है कि जी एक जो है सफेयर इज अनचार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मींस पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और y जो है दैट इज इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव चार्जेस कम हैं और पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं। अब आपने कंडक्टिंग मेटल रॉड रखा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन हमें पता है y के पास तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो x के पास है, लेकिन क्योंकि इक्वल है तो अभी x अनचार्ज, इट अपीयर्स सो दैट इट इज अनचार्ज। व्हाट आर द चार्जेस ऑन x एंड y आफ्टर द रॉड इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद देम? अब होगा क्या कि हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन के लिए पाथ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, एंड अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में चले जाओ तो वहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स तब ट्रैवल करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल रीजन है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अबंडेंस है उसकी, नेगेटिव चार्ज कम है। यहाँ पर हमारे पास ऑल दो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हैं, बट इट विल बी कंसिडर्ड एट 0 वोल्ट, या आप कह सकते हो कि इट इज एट अ लोअर पोटेंशियल, इट इज एट अ लोअर वोल्टेज। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास हायर अबंडेंस से लोअर अबंडेंस की तरफ जाएंगे, जो कि हमारे पास सिंपल बैटरी में भी होता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, हम कन्वेंशनल करंट को कहते हैं कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में वापस आता है, लेकिन असल में आज हमें इस ट्रूथ का पता है कि करंट जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है और फ्लो के पॉजिटिव, यानी हायर अबंडेंस ऑफ चार्जेस से लोअर अबंडेंस की तरफ जाता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं, वैसे हम कन्वेंशनल फ्लो ब्लू को कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की अबंडेंस है इन कंपैरिजन टू वाई, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टिल दे विल नॉट बी गुड इनफ टू न्यूट्रलाइज और टू डिस्चार्ज ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ चार्जेस है वो तो सिमिलर रहेगी ना। अगर यहाँ पे मेरे पास लेट्स से 6 पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर भी हमारे पास 6 पॉजिटिव और लेट्स से 6 नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर है, तो बराबर है। तो यहाँ से हो सकता है 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएं। ठीक है, और इनके साथ अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल भी गए हैं तो अभी भी 3 पॉजिटिव चार्ज इस वाई पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर अब पहले तो 6 पॉजिटिव थे लेकिन आज 3 नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, दे फ्लो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में एनर्जी का, पोटेंशियल का, वो जो V इक्वल्स टू IR हमारे पास लॉजिक है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना ही है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर अबंडेंस सीमिंगली टू एन एरिया ऑफ लोअर अबंडेंस अकॉर्डिंग टू दिस बैटरी और सेल लॉजिक। तो इलेक्ट्रॉन्स तो वहां चले गए, तो अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो हुए, लेकिन दे वर नॉट गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली। तो बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास दोनों के पास आज पॉजिटिव चार्ज बचेगा बाय द एंड ऑफ द डे। तो हमारे पास 31 का आंसर भी ऑप्शन बी बन जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज सेट। ठीक है, और दोनों में आप क्वांटिटी ऑफ चार्जेस और अबंडेंस को लेकर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। 32 पे आ जाते हैं। ये दोबारा वही सवाल है जो पीछे मैं रिपीट कर चुका हूँ MCQ के अंदर। तो आपसे पूछेगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो दैट इज फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो y to x इसमें ट्रैवल होना चाहिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, तो दैट इज ऑप्शन बी। 32 का बी बनेगा आपके पास आंसर। हाँ, अगर वो करंट फ्लो की बात करता, कन्वेंशनल करंट की बात करता, तो दैट वुड हैव बीन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव
तो ये मेमोरी की बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। 33rd में हमें कहता है 0.4 कूलम्स जो है 1 सेकंड में पास कर रहा है, इन 2 seconds 20 joules of thermal energy is produced in the resistor. What is the potential difference across the resistor? इसमें आपके पास दो तीन फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। I is equal to Q divided by T and voltage is equal to work done by charge। ठीक है, तो उसने आपसे वोल्टेज का पूछा है। ठीक है, तो पहले तो आप I is equal to Q by T लगा भी दें तो आपको इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि करंट इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 1। ये सारी ऑप्शंस हम ट्राई करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 0.4 एम्पियर्स। अगर आप Q डायरेक्टली भी यहाँ पुट कर देते, जो कि अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि 20 जूल्स 2 सेकंड्स में, तो अगर 1 सेकंड में 0.4 है तो फिर 2 सेकंड्स में दिस शुड बी 0.8 कूलम्स, राइट। तो यहाँ पर अगर उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो फिर आपके पास 20 जूल्स डिवाइडेड बाय 2 सेकंड में 0.8 कूलम्स का चार्ज गुजरेगा। अगर आप 1 सेकंड में रखना चाहते तो फिर आपको एनर्जी भी हाफ करनी पड़ती, 1 सेकंड में उसको लाना पड़ता, टाइम सेम करना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन के लिए वैल्यू सेम आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास आप 20 बाय 0.8 करोगे तो 25 इसका आंसर आता है हमारे पास, विच इज ऑप्शन सी। और अगर आप इसको हाफ टाइम पे भी लेते तो फिर आपको एनर्जी हाफ करनी पड़ती, दैट वुड हैव बीन 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 10 जूल्स 1 सेकंड में, डिवाइडेड बाय फिर 0.4 पुट करते तो भी 25 वोल्ट्स आंसर आता। ठीक है, तो आप देखो इसमें हमें करंट निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये पहली स्टेटमेंट देके बच्चों को वो एक्स्ट्रा स्टेप में डाल देता है, तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपने ये काम करना है। तो बी सॉरी इसका सी जो आंसर है वो करेक्ट है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी में आ गए हैं। वो आपसे कहता है विच मीटर रीडिंग द करंट मेजर्स द करंट इन R2। वो कहता है R2 में करंट में अगर मेजर करना चाहता हूँ तो वो कौन सा एमीटर मुझे करके देगा। तो अगर मैं मीटर ए और सी को देखूं तो ये मुझे टोटल करंट बताएंगे पूरे सर्किट का, क्योंकि ये बैटरी के डायरेक्ट रास्ते में लगे हुए हैं। तो जितना करंट यहाँ से स्प्रेड आउट होना है तीनों ब्रांचेस में, उसने यहाँ आकर कलेक्ट होना है और फिर सी में से गुजरना है। तो सी ए और सी की रीडिंग बिल्कुल सेम आएगी, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, लेकिन बी और जो आपके पास ये वाला मीटर है और डी वाला है, इसकी रीडिंग डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी वो तो वोल्ट मीटर हमारे पास, वोल्ट मीटर में तो करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो ऑप्शंस बचेंगे। तो डी है जो सिर्फ और सिर्फ R2 का करंट बताएगा, बिकॉज वो डिवाइड हो चुका होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी बनेगा। 35 में देखते हैं, when flash is used 1.5 coulomb flows 0.03 seconds, the average voltage is 3600 volts। अब उसने आपसे एनर्जी और पावर पूछा हुआ है, तो एनर्जी के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो एनर्जी जो है दैट इज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और पावर इटसेल्फ क्या है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पर कहीं पर एनर्जी और उसका जिक्र नहीं है, लेकिन वोल्टेज की इक्वेशन मुझे पता है, दैट इज वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते आप आई वी टी भी लगा सकते थे। ठीक है, तो तब भी आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और आई वी हमें पता है कि पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू आई वी। बहरहाल हम बेसिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय चार्ज हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम आ जाए वोल्टेज के लिए तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 डिवाइड बाय 0.03 ये टाइम गिवन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास अगर हम वोल्टेज को देख लें, दैट वुड बी वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है जी, तो वोल्टेज हमें 3600 वोल्ट्स गिवन है, चार्ज हमें 1.5 गिवन है। तो वर्क डन निकालोगे तो दैट वुड बी 5400, व्हिच इज ऑप्शन सी एंड डी। अब अगर हमने पावर निकालनी तो दैट इज डन बाय एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम सिंपली 5400 को डिवाइडेड बाय 0.03 भी कर सकते हैं, तो हमारे पास 1.8 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स आंसर आ जाएगा, पावर वॉट्स आंसर आ जाएगा, व्हिच इज दिस आंसर। और अगर आप वोल्टेज को डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हो एज 3600 तो भी हमारे पास एनर्जी का यही आंसर आएगा, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू पावर सॉरी 5400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 5400 जूल्स। तो आप इसको करंट के साथ भी कर सकते थे और आप एनर्जी के और पावर के जो बेसिक फॉर्मूला उससे भी कर सकते हैं। 36 में वो आपसे कहता है कि हमारे पास which lamps will light when switch S1 and S2, S1 is closed and S2 is open। अगर आप S1 को क्लोज करते तो S2 को ओपन छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास ये वाला सर्किट मौजूद ही नहीं है, दिस सर्किट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सर्किट एनी मोर। तो आप कौन से लैम्प चलेंगे, विच इज प्रीटी एविडेंट एंड वेरी इजी टू सी कि सिर्फ L1 और L2 लाइट अप होंगे और कोई लाइट अप नहीं होगा। ठीक है,
37 को आप देख सकते हैं, तो 37 में इट्स फ्रॉम सेफ यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉबेबली, ठीक है जी। वो कहते हैं विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई द हेयर ड्रायर डज नॉट नीड एन एर्थ वायर, और वो सिर्फ प्लास्टिक अगर इंसुलेशन है या प्लास्टिक बॉडी है, डबल इंसुलेशन है, तो फिर जरूरत नहीं है उसकी। कैरियर इज अ लाइव वायर, हैज न्यूट्रल वायर, डबल इंसुलेशन, बिल्कुल जी प्लास्टिक बॉडी है तभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना अगर ये मेटल बॉडी होता तो फिर आपको अर्थ वायर देनी पड़ती। 38 में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपसे कंफर्म करना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि नहीं, और क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी होता है, बट दैट इज फॉर इंड्यूस्ड करंट, एसी जनरेटर्स और इंड्यूस्ड करंट के लिए होता है। राइट नाउ यहाँ पर यह है कि करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, आपने फोर्स बतानी है। तो कहते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज है, तो फोर्स हमें पता है कि थंब पर होती है, विच इज सी एंड डी। क्यू जो है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आर है दैट इज डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो हमारे पास 38 का ऑप्शन डी आंसर बनेगा, ठीक है। और 39 पे अगर हम चलें तो दैट इज फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कॉइल है, मैग्नेट उसने मूव करना है। वो कहता है वो चेंज मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द रीडिंग, यानी एमीटर की आपने रीडिंग बढ़ानी है। तो आप देख लेते हैं मूविंग द ऑपोजिट पोल इनटू द कॉइल, ये अगर आप कर देंगे तो अगर नॉर्थ पास लाने से नीडल लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती थी तो साउथ पास लाने से नीडल राइट तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना है। पुलिंग द मैग्नेट आउट ऑफ द कॉइल, आप इसको नॉर्थ को लाने के बाद वापस लेकर जाएंगे तो भी ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आ सकती है, आपके पास इंक्रीज रीडिंग नहीं आ सकती। पुशिंग द मैग्नेट इन फास्टर, बिल्कुल जी, इससे आपका वो डिजायर्ड चेंज आ सकता है, दिस इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन, पर डी को भी देख लेते हैं। अनवाइंडिंग सम ऑफ द टर्न्स, ये बात बिल्कुल गलत है, अगर आप टर्न्स कम कर देंगे तो ईएमएफ कम हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, इंड्यूस्ड करंट भी कम हो जाएगा, सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और इसका लॉजिक अगर आप देखें तो दैट कम्स फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप कितना मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड लाइंस कट कर रहे हैं, कितने टाइम में कट कर रहे हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली अगर आप फास्टर मूव कर रहे हैं तो यू आर रिड्यूसिंग द टाइम इन विच यू आर डूइंग द सेम जॉब, तो आप टाइम कम करेंगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, इसको इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये आपके पास टाइम है। फ्लक्स सिंपल लाइन कटिंग की बात होगी कि आपने कितनी लाइंस कट करवाई हैं, कितनी जल्दी करवाई हैं, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो सी, आप ज्यादा तेजी से उसको मूव करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा आएगा। 40th जो है हमारे पास दैट इज फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफॉर्मर्स के जो बात है उसकी तरफ है कि हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं, पावर लॉस इन द केबल्स को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, और करंट भी कम होता है, ठीक है। यानी हम पावर इज इक्वल टू आई वी की अगर बात करें, हम जानबूझकर वोल्टेज बढ़ाते हैं ताकि करंट कम हो जाए, क्योंकि जितनी सिस्टम के अंदर आप पावर दे रहे हो, मिसाल के तौर पे अगर आप 1000 वॉट्स ट्रांसफर कर रहे हैं इन द ट्रांसमिशन लाइन, तो 1000 वॉट्स किसी भी कॉम्बिनेशन से बन सकता है, दिस कुड बी 5 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 200, दिस कुड बी मेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दिस कुड बी मेड बाय लेट्स से 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हम वोल्टेज को चेंज करके, सेक्रीफाइस करके करंट को चेंज कर सकते हैं। हमारी चॉइस ये होती है कि हम हाईएस्ट वोल्टेज पर, यानी ये वोल्टेज वाला टेबल है और ये करंट वाला है, हाईएस्ट वोल्टेज पर कम से कम करंट रिसीव करें, ताकि जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस हैं पोल्स के बीच में, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस चलती हुई जा रही होती हैं पोल्स के बीच में आपके पास, ठीक है, और इसी तरह ये आगे ट्रांसमिशन लाइंस तीनों चलती हुई जा रही होती हैं। इन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो करंट होना चाहिए दैट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो हम हाई वोल्टेज पे कम करंट पास करवाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर लगा के चेक कर लेते हैं। आप करंट कम करेंगे तो पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि वायर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, तो वो पावर लॉस भी कम होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है जी।